Lucknow, who has clubbed all of us for the national webinar on New Education Policy 2020 and Atmanirbhar Bharat. I welcome Professor Dinesh Sharma sir, Deputy Chief Minister and Minister of Secondary and Higher Education, Government of Uttar Pradesh. I welcome Professor Bhagwati Prakash Sharma sir, Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Noida. I welcome Professor Alok Kumar Rai sir, Vice Chancellor, University of Lucknow, Lucknow. And I also welcome all faculty members, students, and all participants. I want to inform that about 429 persons have registered themselves for this webinar. Now, I would like to invite Professor M.K. Agarwal sir, Head Department of Economics, University of Lucknow, for his welcome address. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन सर। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग दो बृहत मुद्दों पर एक बहुत विशिष्ट पैनल, कहना शायद शब्द छोटा होगा, लेकिन एक विशिष्ट वक्ताओं, थिंकर्स और जो एक्शन में रहते हैं, हमारे तीनों लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। और इसी के साथ में हमारा आया है आत्मनिर्भर भारत का एक आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। तो जिस प्रकार से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है कि दोनों तथ्य, दोनों विषय हमको एक साथ रह के चलने होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारे तीनों महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वक्ता हैं, तीनों ही हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र में एक पॉजिटिव वातावरण का सृजन हो रहा है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अपने को आगे बढ़ा रही है। जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे लॉकडाउन में बिना काम को लॉकडाउन में रखे हुए आगे बढ़ी है, और जिस प्रकार से हमारे प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी 24/7 एक थिंकिंग प्रोसेस में, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस में रहते हैं, एक समाज को दिशा देने की स्थिति में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे अपने ही प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत ही सहज रूप में मुझे ये स्वीकृति दी कि ये विषय दोनों को एक साथ रखते हुए हमारे साथ ही सम्मुख आने की बात कही कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अच्छा फोरम क्या हो सकता है कि हम नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत को एक दूसरे को कैसे इंटीग्रेट करके प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग एक डिजिटल माध्यम से ही आज आपका स्वागत कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों का हृदय सदैव आपके साथ रहता है और हमेशा हम सब आपको सुनने को, आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आपका स्वागत है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने हमेशा काम किया है, WTO की जब चर्चाएं हुई हैं तो उसमें आप एक जो है तो इंटरलॉक्टर तौर पर, और वहां पर आप सदैव एक्टिव रहे हैं और हमेशा एक किस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से भारत को एक नई ऊर्जा दी जाए, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको रोका जाए, सदैव आप रहते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत तो खैर आपसे रहता ही है, लेकिन आप जिस प्रकार से सदैव समाज के साथ जुड़े रहते हैं, समाज को एक मार्गदर्शन देने की चेष्टा में रहते हैं। कल भी आपने बहुत ही बड़ा एक भव्य आयोजन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी का स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद हम लोगों को एक इस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में विश्वविद्यालय को आगे ले जाने की चेष्टा में जिस प्रकार से आप लगे रहते हैं, जिस प्रकार से सहजता के साथ सबको साथ लेते हुए
मेरे ख्याल से समावेशी लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास का अगर कोई मॉडल देखना हो, हम देख सकते हैं छोटा भी जो हमारा अभी नए असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर सीनियर प्रोफेसर तक सब इन्वॉल्व हैं और कई चीजें आगे चल रही। मैं शायद उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा कि किस प्रकार से चाहे विभिन्न विभाग हो, चाहे बच्चों को जोड़ना हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, तो मेरे ख्याल से इससे विशिष्ट पैनल मुझे नहीं मिल सकता है कि नई शिक्षा नीति, तीनों लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और तीनों लोग जो प्रयास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में संगठित होकर के, ये मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या इससे डायरेक्ट हमारे इससे जुड़े हुए हैं, जूम से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही लाभकारी सेशन होगा। मैं आप सभी का, अपने सभी जो हमारे सहभागी हैं यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैथल जी, आप जी। Before inviting Professor Bhagwati Prakash Sharma ji for his special address, I would like to give brief introduction about him. He is presently Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Noida. Professor Bhagwati Prakash Sharma ji is an internationally recognized economist and has been teaching commerce and management since 1978. He is a keen observer of global trade scenario at WTO. He has worked on implications of neoliberal economic policies, defense and security related issues, internal security, agri-bioterrorism, and geostrategic endeavors of China. He enjoys reputation of nationally renowned consultant on intellectual property rights, industry clusters, zero-based budgeting, competition law, and free trade agreements. It is pride moment for us to have such an eminent personality with us in this webinar. Sir, I would like to invite Professor Bhagwati Prakash Sharma sir for his special address. Sir. आभार। आज के कार्यक्रम के परम सम्माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय दिनेश जी शर्मा साहब, विश्व के जो बड़े देश हैं तो भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या को अगर छोड़ दें तो 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। ब्राजील की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश से कम है। तो ऐसे जो विश्व के राष्ट्रों की सूची अगर बनाए तो उसमें 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे बृहद प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में यह आज की संगोष्ठी हम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय आलोक कुमार जी राय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, और इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिष्ठाता, संकाय सदस्य, छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स एवं अन्य आगंतुक अतिथि महानुभाव। भारत एक प्रकार से हम कहें तो विश्व का अनेक प्रकार से एक महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त देश है। यूरोप की पूरी जनसंख्या 70 करोड़ है, हम 138 करोड़ हैं। तो एक प्रकार से महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त जो भारत है, विश्व की सर्वाधिक 20% यूथ पॉपुलेशन भारत के पास है। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि 18 करोड़ हेक्टेयर भारत के पास है। हमसे 4 गुने बड़े क्षेत्रफल वाले देश हो सकते हैं, रूस हो सकता है, चाइना हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, लेकिन खेती योग्य जमीन भारत के पास सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी भारत के पास ही हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस 6 करोड़ 34 लाख, वह भी भारत में है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भारत अपने आप में महाद्वीपीय लक्षणों से युक्त एक देश है और जिसका आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, पराधीन कहूँ सपने हो सुख नाई। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए।
और हितोपदेश में तो यहाँ तक कहा है कि यदि पराधीन व्यक्ति को जीवित कहें तो मृत किसे कहेंगे, अर्थात आज के समय में स्वावलंबन हमारे लिए एक कहें कि लक्ष्य बोध वाला वाक्य हो गया। इसके साथ ही आज अगर हम देखें तो कोई भी देश वहाँ की शिक्षा के अनुपात में ही विकसित होता है। वहाँ का अर्थतंत्र, वहाँ का ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जीवन मूल्य, सभी कुछ शिक्षा के अनुपात में विकसित होते हैं, न उससे अधिक न उससे कम। और भारत केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, भारत हमेशा से विश्व की आशा की किरण रहा है। और मत्स्य पुराण आदि कई ग्रंथों में तो भारत शब्द की व्युत्पत्ति ही इस प्रकार बताई गई है कि जो विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ देश है वह भारत है, ऐसा अनेक जगह परिभाषाएं दी हैं। और यदि हम देखें एंगस मैडिसन को OECD कंट्रीज, औद्योगिक देशों ने पूछा था कि क्या तुम विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिख सकते हो क्या? उसने कहा कि हाँ, मुझे 40 अर्थशास्त्री चाहिए, 20 आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, 10 एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसे उन्होंने 130 बड़े बड़े वैज्ञानिक मांगे और उनको एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया गया और उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण करके और वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री अ मिलेनियम पर्सपेक्टिव लिखा। और उसमें उन्होंने लिखा कि सन 0 AD से 1500 AD तक वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का कंट्रीब्यूशन 34% था और मुगल टर्बुलेंस के बाद भी 1700 तक भी यह 22% था। तो कहने का तात्पर्य है कि पारंपरिक रूप से भी भारत एक प्रकार से विश्व की आशा का केंद्र रहा है। अब थोड़ा सा आज के समय की यदि हम चुनौतियों को देखें तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में आज हमारा कंट्रीब्यूशन 3% है, जबकि हम वर्ल्ड की 17.6% पॉपुलेशन है। चाइना भी लगभग वर्ल्ड की 18.4% पॉपुलेशन का निर्माण करता है, लेकिन उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 28% कंट्रीब्यूशन है। 1986 में चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 15 to 20% कम थी, आज वह 4.5 गुनी हुई है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसमें शिक्षा का होता है। उदाहरण के लिए चाइनीज जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं प्रतिवर्ष 13.5 लाख पेटेंट रजिस्टर कराते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हम अपने देश के हमारे स्कॉलर करीब 50-52 हजार पेटेंट्स रजिस्टर कराते हैं। यह जो 50-52 हजार पेटेंट्स और 13.5 लाख पेटेंट्स का अंतर है, यह रिफ्लेक्ट होता है चाइना का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में जो क्लाउड बनता है। लेकिन अब मूल बात जो यदि हम करें तो इस वर्तमान शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 6ठी कक्षा से ही वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की है। यहाँ पर यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। 1936 में श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने नागपुर और मुंबई विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत भाषण दिए थे तब भी उन्होंने वोकेशनलाइजेशन की बात की। तो एक प्रकार से अभी वर्तमान इस नीति में जो शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात कही है और 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात की है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो आने वाला समय चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होगा, चाहे हमारी कृषि हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य रक्षा हो, डायग्नोस्टिक्स हो, थेरापेटिक्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग होगा। और इसके कारण हमने जो 6ठी कक्षा से ही कोडिंग और दूसरी जो वोकेशंस में छात्रों को तैयार करने की बात कही है, तो आने वाला जो नॉलेज का एरा है, तो यह जो ज्ञान के इस दौर में निश्चित रूप से भारत अपना वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके साथ ही एक और बात इस शिक्षा नीति में कही, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड में हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में सिंगापुर तो भारत का तुलना में, भारत उससे तुलना में 5000 गुना बड़ा है, फिर भी सिंगापुर के हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हमारी तुलना में 7.5 गुने हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और इसके साथ ही साथ PhD में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो प्रावधान किए गए हैं, उससे निश्चित रूप से भारत इस गैप को ब्रिज करेगा और हम विश्व के अग्रणी देशों में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्वाधिक बल जो दिया गया है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
ब्लॉकचेन और भी दूसरे सारे आधुनिक विषयों पर पर्याप्त बल दिया है। एक और बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भारत के पास, जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है 18 करोड़ हेक्टेयर, जिसमें से केवल 7 करोड़ हेक्टेयर सिंचित है। और जो हमारा 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर प्रतिवर्ष व्यर्थ जाता है, उसका ठीक उपयोग करें तो हम कम से कम 15 से 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकते हैं। यदि हम अपने देश की 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित कर लें तो विश्व की 500 करोड़ जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करके भारत विश्व की खाद्य महाशक्ति बन सकता है। और आज हम किसान की आय को बढ़ाने में अनेक बाधाएं हैं कि अगर गेहूं या चावल के दाम 2 रुपए किलो भी बढ़ जाएंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसान को पार्ट ऑफ फूड सिस्टम बना लिया जाए, पार्ट ऑफ फूड सिस्टम यानी कि जो जीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, उनको यदि हम गांवों में लोकेट कर सकें और उसमें पार्टनरशिप फार्मर की हो, जैसे किसान गेहूं की बजाय आटा, मैदा, सूजी, बेकरी के प्रोडक्ट्स, केक आदि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर बेचता है, टमाटर या आलू की बजाय उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस, फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, इन सब के माध्यम से यदि करें, और मुझे लगता है कि यदि हम अपने सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यदि 2 या 4 क्रेडिट का एक कोर्स विलेज लेवल एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज लेवल कोऑपरेटिव्स, ऑफ फार्मर कोऑपरेटिव्स, इन सबके निर्माण और किस प्रकार से ये कृषि पदार्थ जो गांवों में होते हैं उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी किस प्रकार की हो, यदि हम अपने, चाहे वो बीकॉम एमबीए किए हुए हों, चाहे बीटेक किए हुए छात्र हों, अगर हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय 2 से 4 क्रेडिट का एक कोर्स अगर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का इंट्रोड्यूस करें तो मुझे लगता है कि देश के बड़ी संख्या में युवा जो अपना स्नातक और स्नातकोत्तर या पीएचडी करके भी अपने गांव में लौटेंगे तो वो उस प्रकार का प्रयोग खड़ा कर सकेंगे। यहाँ मुझे एक उदाहरण देना बहुत अच्छा लग रहा है। 1945 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम बनाई थी और बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध कलेक्ट करने के लिए पॉल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को जिम्मेदारी दी थी। उससे खेड़ा छोटा कस्बा था, वहां के 126 किसान जिनका पर डे मिल्क कलेक्शन 247 लीटर होता था, 2 लीटर पर फार्मर दूध होने के लिए भी 252 होना चाहिए था। उन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उन्होंने बॉम्बे मिल्क स्कीम को कहा कि आपको हम अपना दूध यहाँ लाके हम डिलीवर करेंगे, हमारी कोऑपरेटिव। उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने हड़ताल कर दी। तो उसके बाद में बॉम्बे मिल्क स्कीम ने एग्री किया और लगभग जो है यूं देखें तो 450 किलोमीटर दूर 247 लीटर दूध पर डे डिलीवर करने के लिए जो कोऑपरेटिव बनी, धीरे धीरे वो अमूल कोऑपरेटिव बनी। आज उसका 38,000 करोड़ रुपए का बिक्री है और अमूल की देखा देखी देश के 22 प्रदेशों ने वैसे ही 3 टियर कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशंस बनाए और भारत विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया उसकी बदौलत। और वर्ल्ड में पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है वह 350 मिलीलीटर है, हमारे देश में 450 मिलीलीटर है। ये उस समय के उन किसानों की 126 अनपढ़ किसान जिनका पर डे सेलेबल मिल्क 2 लीटर भी नहीं होता था, उनकी पहल थी। मुझे लगता है कि आज यदि हम अपने जो देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उन सभी में यदि यह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम अगर प्रारंभ करते हैं तो मुझे लगता है कि किसान की आय को 4 गुना करना बहुत आसान हो जाएगा और हमारे जो 225 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी में जो आज 15-16% जो कृषि का योगदान है वह एकदम बढ़ के 4 गुना हो सकता है। और आज के समय में भारत में सर्वाधिक ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी शिक्षा में यह जो वैल्यू एडिशन और इन सारी बातों का अगर समावेश करते हैं तो निश्चित रूप से एक चमत्कार किया जा सकता है। दूसरा, जो शिक्षा नीति आई है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात बहुत ज्यादा की है। उदाहरण के लिए आज जितने इनोवेशंस हो रहे हैं सारे इंटरडिसिप्लिनरी हैं। उदाहरण के लिए आज इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बन रहे हैं कि लकवे का पेशेंट जो बोल नहीं सकता है, न्यूरोफिजिशियंस ने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि वो ब्रेन के न्यूरॉन्स के इंपल्सेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उनको वो उस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लोगों ने ऐसे सेंसर्स डेवलप किए हैं कि वो उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं उन स्पंदनों को, बिग डेटा एनालिसिस, वहां से मशीन लर्निंग और वहां से अल्टीमेटली वो ऑडिबल वॉइस में यानी ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच और वह
उसका अटेंडेंट है उसे पता चल जाएगा कि इसे पानी पीना है। तो कहने का मतलब आज यह है कि जिस प्रकार के आज इनोवेशंस हो रहे हैं और इस नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार की इनोवेटिवनेस को स्थान दिया है, निश्चित रूप से यह हम एक तरह से भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में निश्चित आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही छात्रों को तर्क क्षमता और छात्रों में एक रीजनिंग और एनालिसिस की एबिलिटी डेवलप करने के लिए पाठ्यक्रम की मात्रा कम करके उनके तार्किक विश्लेषण की क्षमता विकसित करने की बात कही है। इसके साथ ही जो अर्ली चाइल्डहुड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कही है, उससे एक प्रकार से 3 वर्ष की आयु से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो यह सारा आज हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह कर सकता है। और भारत की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से एक बात और भी आवश्यक हो जाती है, शिक्षा का जो उसमें योगदान। आज हमारे देश में शिक्षा की 4 प्रमुख समस्याएं हैं। एक है क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस की, उसका हमारे इस नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इस समस्या का हल किया है। कुछ रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटीज भी बनाने की बात कही है। इसके साथ ही दूसरी समस्या होती है हमारी शिक्षा, हमारे नेशनल इथोस, राष्ट्रीय आचार विचार से दूर होती चली जा रही है। आज देश, पूरी दुनिया में 50 से अधिक अध्ययन हो गए कि आर्य बाहर से नहीं आए। कॉल्डवेल और मैक्समूलर ने जब कहा था कि 3000 बीसी में आर्य बाहर से आए, अब तो हमारे देश की 2 आईआईटी ने अनुसंधान के कह दिया कि नहीं, 4000 बीसी में ये सभ्यताएं उजड़ गई थी और 300 साल तक मौसम के झंझावातों से उजड़ी थी और बहुत साइंटिफिक स्टडीज आ गई। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पाठ्यक्रमों में वो सारी बातें भी जोड़ने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जो हमारे इस शिक्षा में कॉम्बिनेशंस की जो छूट दी है, व्यक्ति फिजिक्स के साथ भी संस्कृत पढ़ सकता है। आज हम देखें तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है पूरा ब्रह्मांड जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी में 500-400 अरब तारे हैं और ये पूरा बना है 1/4 एनर्जी से और 3/4 डार्क एनर्जी। हमारे यहाँ एक श्लोक है यजुर्वेद में, त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुष, जिसका अर्थ यह है कि इस विराट ब्रह्म के एक पाद में ये संपूर्ण दृश्य जगत है, 3 पाद अनंत अंतरिक्ष में विलीन है। यानी कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ऐसे हमारा अभी चूंकि समय सीमा मेरी पूरी होने को है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां हमारे आचार विचार और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से, और अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन हैज फेल्ड टू इनग्रेन एथिक्स एंड वैल्यूज इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। एक इतना सा उदाहरण मैं दे देना चाहता हूँ। मेगास्थनीज जो 2300 साल पहले भारत में यूनान के राजदूत के रूप में रहे थे, उन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा भारत में धर्म की मर्यादा इतनी ऊंची है कि अगर 2 राजाओं के सशस्त्र सैनिक भी युद्धरत होते हैं तो आसपास किसानों के परिवार, पुरुष, स्त्री, बच्चे अपने खेतों में निर्भय होकर काम करते हैं, क्योंकि धर्म ये कहता है कि एक सशस्त्र सैनिक दूसरे सशस्त्र सैनिक पर ही आघात कर सकता है और निहत्थी प्रजा चाहे शत्रु राजा की ही क्यों न हो, वो उसको उत्पीड़ित नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है उस समय की हमारी शिक्षा, परिवारों के जीवन मूल्य कैसे थे। तो मुझे लगता है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये हमारे इन 4 समस्याओं का समाधान करेगी, जहां एक तरफ क्वालिटी और इनोवेटिवनेस बढ़ा के भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करके, और न केवल हम स्वावलंबी बनेंगे बल्कि हम पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से आशा की किरण बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग और अपने सारे इनोवेशंस के आधार पे, और हमारी शिक्षा को हम अपने आचार विचार और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ सकेंगे, और साथ ही साथ हम अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बिहेवियर और कंडक्ट में एथिक्स एंड वैल्यूज को भी इनग्रेन कर सकेंगे। मुझे लगता है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य हमने तय किया है, निश्चित रूप से भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर अभिषिक्त करेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं, और एक बार मैं पुनः माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के प्रति अपना सम्मान पूर्वक अभिवादन व्यक्त करता हूं। आप सबका आभार। Thank you very much, sir, for these this motivating speech, and you have covered the gaps what this education system has been suffering from, and you have suggested some suggestions about innovativeness, about the consideration of moral values, ethics. That is very informative, and definitely it will improve the condition of Indian education system. Thank you very much, sir. Now,
before inviting Professor Dinesh Sharma sir for his keynote address, I would like to give brief introduction about him. Professor Dinesh Sharma sir, he is playing two roles as an academician and as a politician. As an academician, Professor Dinesh Sharma is a professor of commerce at University of Lucknow and is a part of University of Lucknow since 1992. He has been a passionate teacher and researcher. We feel proud that he is the part of our university. And as a politician, presently Professor Dinesh Sharma sir is Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, as well as he is the Minister of Secondary and Higher Education, Science and Technology, Electronics and Information and Technology, Government of Uttar Pradesh. He previously served as the Mayor of Lucknow. He began his political career with Akhil Bharati Vidyarthi Parishad. He became National Vice President of BJP following his contribution to party's success in 2014 Lok Sabha elections. Now, I would like to invite Professor Dinesh Sharma sir for his keynote address. Sir. धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति आदरणीय श्री आलोक कुमार राय जी, आज की संगोष्ठी के कन्वीनर श्री प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अन्य विद्वज्जन। विशेष अवसर होता है जब हम किसी विषय पर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अभी हमने विद्वतापूर्ण उद्बोधन प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी का सुना, और ये बात सही है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसके प्राचीन इतिहास भी रहा है और प्राचीन जिसकी विकास की एक अनूठी गाथा को भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि पहले जब सभ्यता का विकास हुआ होगा तो लोग जानवर को मार के खा जाते थे, वो आखेट युग के रूप में जाना गया। बाद में जानवरों को भोजन के लिए कृषि पदार्थों की जरूरत पड़ी और वो फसलों को उगाने लगा, स्वयं अपने को भोज्य पदार्थ के रूप में उन उपजों को प्रयोग करने लगा, वो कृषि युग आया। और उसके बाद के जो युग थे उसमें उसने विभिन्न प्रकार की उन्नति किया, और एक समय ऐसा भी आया जब उसने एक अपने को आत्मनिर्भरता के तौर पर प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त करी। और भारत में एक समय ये भी था कि छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए स्वयं व्यक्ति उनका उत्पादन भी करता था और स्वयं उनका उपभोक्ता भी बन जाता था। ऐसी परिस्थितियों से निकलते हुए भारत की जो उस व्यवस्था थी जिसमें भारत आत्मनिर्भर था, अंग्रेजों के द्वारा लंबे समय तक शासन व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी जो प्रयोजना लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में शिक्षा नीति के रूप में बनाई गई, जिसका दुष्प्रभाव आज तक दिखाई पड़ा। और शायद मैं अगर कहना चाहूँ तो 1968 में जो पहली शिक्षा नीति बनी, उसके बाद 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति बनी और 1992 में उसका संशोधन प्रस्तुत हुआ, उसके बाद आज हमारा जो नई शिक्षा नीति का वर्तमान स्वरूप है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 484 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जी के द्वारा जो इसका अध्यक्षता में इसको ड्राफ्ट किया गया है, उसको अगर देखें तो इसको लगता है कि ये मैकाले युग का अंत का प्रारब्ध है। और इसमें भारतीय परिवेश में तमाम नवीन परिवर्तनों को, तमाम नवाचारों को सम्मिलित करते हुए इसमें एक आशा की किरण जागृत की गई है। और हम मानते हैं कि देश की आशाओं को फलीभूत करने का जो माध्यम है वो शिक्षा नीति ही होती है। और शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं शिक्षा नीति से जुड़े, ये जरूरी होता है। शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ है, काफी विचार विमर्श हुआ है। 2.5 लाख के आसपास लोगों के विचार आए हैं, बल्कि इन विचारों के साथ साथ एक जो चर्चा और भी चली है वो चली है कि पठन पाठन में परिवर्तन के लिए शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण के लिए भी ये आवश्यक है। इस पर भी विशेष बल दिया गया है।
इसे स्टडी के बजाय लर्निंग पर इसमें जोर दिया गया है। प्रोसेस से ज़्यादा पैशन और परफॉर्मेंस पर इसमें जोर हुआ है। प्रत्येक छात्र को एम्पावर्ड करने का जो रास्ता वर्तमान शिक्षा नीति में दिखाया गया है, उसमें एजुकेशन सिस्टम में जो पहले कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए एक नए प्रकार के बच्चों के पठन पाठन में उपाय किए गए हैं कि उनका तनाव दूर किया जाए, उनको प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें परंपरा और संस्कार जुड़ सकें, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें दबाव के कारण विद्यार्थी यदि अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो दबाव मुक्त होकर अपनी क्षमता का संपूर्ण उपयोग कर सके। इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयोजन भी प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इसे स्किलफुल बनाने पर जोर दिया गया है और प्रैक्टिकल अप्रोच से रोजगार बढ़ेंगे ऐसा मानते हुए इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो टॉप कैंपस होंगे, कॉलेजेस होंगे, उन जो टॉप कॉलेजेस या विश्वविद्यालय होंगे उनके कैंपस दूसरे देश में और दूसरे देश के टॉप कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के कैंपस हमारे देश में खुलें, जिससे शिक्षा का पर्याप्त वातावरण और सीखने की क्षमता और हमारे जैसे आप प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी कह रहे थे केवल 50,000 शोध पत्र हमारे होते हैं तो उनको हम उनकी संख्या हम बढ़ा सकें, एक गुणवत्तापरक शोध की नीति को हम आगे ले जा सकें, इस तरफ हमको बढ़ने की महती आवश्यकता दिखाई पड़ती है। हाँ, एक बात सही है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं में कैसे कंटेंट तैयार हो, कंटेंट कैसे तैयार हो, यह एक चुनौती बन सकता है। यह देश की शिक्षा नीति है यह सरकार की एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें टेक्नोलॉजी गांव-गांव पहुंचेगी और मैं समझता हूं कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं उससे भी विभिन्न प्रकार की जो हमारे आपसी तारतम्यता है उसमें बढ़ोतरी होती है। भारत एक शिक्षा महाशक्ति बन सके इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में शिक्षा में जीडीपी के 6% से 6% के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रकार से प्रोफेशनल्स को तैयार करने पर इसमें बल दिया गया है। जो ड्रॉप आउट्स हैं लगभग 2.5 करोड़ उनको हम 2030 तक का उनको हम 100% नामांकन करा सकें, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक सभी बच्चों को मूलभूत ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रकार से टीचर्स एजुकेशन से जुड़े लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना होगा और इसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। हमें भारत में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति में तेजी लानी होगी और हमें ये देखना होगा कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा जो फार्मूला रखा गया है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उन्नयन और मातृभाषा का बाहुल्य हमें आत्म गौरव की प्राप्ति की तरफ ले जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। आज जब हम शिक्षा नीति की चर्चा करने लगते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो प्राइमरी से ही इस पे बल दिया गया है, जो फार्मूला है 5+3+3+4 उसमें प्राइमरी से ही शिक्षा को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल करने पर जहां प्रयोजन है वहीं व्यावसायिक शिक्षा पर भी रोजगार से इसको जोड़ने की संकल्पना भी सामने लाई गई है। और मैं समझता हूं कि जो बहुउद्देशीय बहुआयामी विश्वविद्यालय होने की जो संभावनाएं हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय होंगे, इनमें सभी प्रकार के संकाय एक साथ आ जाएंगे और एक साथ एक छतरी के नीचे विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के प्रयोजन प्रारंभ हो जाएंगे। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन के साथ साथ स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन और इन सब के साथ साथ एक प्रकार का शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और उसके साथ साथ राज्य उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तनों की ओर इंगित करेगा। हमारा मानना है कि जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा
सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो समाप्त होगा और एक नई स्कूली शिक्षा का लाभ भी हम प्राप्त कर सकेंगे। आज बदले हुए स्वरूप में हम कई जगह ये पाते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, हमें हमारी सरकार हमेशा से स्वदेशी के लक्ष्य को मानकर चली है। हमारी सरकार ने हमेशा आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी की का पक्षधर बनकर काम किया है, किंतु कोरोना के संकट काल में हमें डिगने की जगह जो प्रतिबद्धता का बोध था वो करने का अवसर हमारे प्रधानमंत्री ने दिया और शायद यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सकारात्मक रूप में एक सदी रणनीति के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को की रूपरेखा को निर्धारित किया है। मेरा मानना है कि नवाचार, नया सृजनात्मक ज्ञान, सभी से जुड़ने व समझने का कौशल तथा विदेशों तक उसके उत्पाद को पहुंचाने की रणनीति अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपने देश के उन्नयन में अपना योगदान दे सकते हैं। जहां हमें इसमें जहां आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सफलता मिलेगी, वहीं अपने यहाँ स्वरोजगार, बेहतर आय, आर्थिक सह अस्तित्व के साथ साथ विदेशी बाजार में अपनी धमक बढ़ा सकने में हमें लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की में शिक्षा की दिशा पहले से ज़्यादा व्यापक रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अग्रसर हो, ये भी हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति का जो प्रारब्ध है वो विभिन्न प्रकार के नव परिवर्तनों का आगाज करने वाला है और अगला जो दशक है भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश बनकर सामने उभर रहा है, बनकर आया है और एक समय ऐसा भी आने वाला है जब विश्व भर में अकुशल श्रमिकों की जगह कामगार या जिसको कहते हैं मैकेनाइजेशन सिस्टम, मशीनीकरण का युग होगा और ऐसे समय हमें अपने शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को भी बदलना होगा। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हमें करनी होगी और जिससे कि शिक्षा से चरित्र का निर्माण हो सके। शिक्षार्थियों को बेरोजगार के लिए हमें सक्षम बनाना होगा और इनके बुनियादी बदलाव के केंद्र में हमें शिक्षक को रखना होगा। ये सारी चीजें करते हुए भी आज मैं कह सकता हूँ कि आज की जो संगोष्ठी है वो लाभदायक है इस मायने में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत के को मजबूत करने के लिए उस विचार को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो नई शिक्षा नीति का प्रयोजन आने के बाद उसमें और अधिक वृद्धि होगी। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you for your valuable information about new education policy. You talked about vocational courses and giving importance to regional languages, multidisciplinary universities, Rashtriya Shiksha Ayog, and you emphasize on innovations for Atmanirbhar Bharat. Definitely, your ideas will improve the knowledge of our persons, our participants. Thank you very much, sir. Now, before inviting Professor Alok Kumar Rai, sir, I would like to give brief introduction about him. Professor Alok Kumar Rai, sir, is Vice Chancellor of University of Lucknow, and before joining University of Lucknow, he served the Institute of Management Studies, BHU, Varanasi in different capacities. He is dynamic Vice Chancellor, having new vision for University of Lucknow and has fixed his priority to enhance educational framework to meet expectations of modern learners at university. He has introduced CBCS system of global standards, students OPD, program of Garbh Sanskar, Swasti scheme for students scholarship, departmental YouTube channel scheme, and his initiative of carbon footprint reduction assessment was praised widely in the academic world.
He wants to develop connection between learners and the society. We are confident that University of Lucknow will definitely touch the new heights in the academic world in his leadership. Sir. Now I would like to invite Professor Alok Kumar Rai sir for his presidential address. I hope I'm audible. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Speech जा रही है. So your voice is not, you are not audible, sir. Your audio is not clear, sir. Am I audible now? Yes, sir. Now you are audible, sir. परमादरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे विश्वविद्यालय के एस्टीम्ड ल्यूमिनस भी हैं, प्रोफेसर शर्मा, who is Vice Chancellor of Gautam Buddha University. You know, after listening to both of you, I don't think much is left for me to speak on new education policy, but then I was taking notes from both of you. जो भी आप लोग बोल रहे थे, मैं तो उसका नोट्स ले रहा था, so that जो कुछ बच गया हो उसको हम अपने विश्वविद्यालय में और इम्प्लीमेंट कर सकें. दो बातें बस कहना चाहते हैं. पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप दोनों लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला. इस विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के लिए ये शायद 15वां कार्यक्रम है जब से ये अनाउंस हुई है, और उसमें अलग अलग डायमेंशंस और एकेडमिक वर्ड से अलग अलग रूप से प्रभावित करने वाले लोगों को हम लोगों ने बुलाया, जिनका एक्सपोजर हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और सभी लोगों के साथ हुआ. दो बातें जैसे मैं कह रहा था. पहली चीज ये कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर जितना भी कार्य किया जाना है, मैं पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने लगभग 60% कार्य ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया. तो साइट फ्यू, प्रोफेसर शर्मा वाज इलैबोरेटिंग ऑन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स. जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया, और हम हिंदुस्तान की विश्वविद्यालय व्यवस्था का पहला इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी हमारे एकेडमिक काउंसिल ने पास कर दिया. परसों हमारी एकेडमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहां से अप्रूव करा के हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को फाइनल अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं. इसी तरह से इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर और इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर हमारे विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी इसी एकेडमिक सेशन से पहले ही हर विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज, फैकल्टी बोर्ड और एकेडमिक काउंसिल से पास कर दिया है, जिसको हम इस अकादमिक सत्र से लागू कर रहे हैं. और जिसमें जो बात प्रोफेसर शर्मा कह रहे थे, फिजिक्स का व्यक्ति संस्कृत पढ़ सके और इंजीनियरिंग का व्यक्ति फाइन आर्ट्स पढ़ सके, ये हमारे विश्वविद्यालय में अभी से ये व्यवस्था लागू है. मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की बात कही जा रही है. मुझे लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय एक आदर्श विश्वविद्यालय है इस रूप में, जहां हमारे पास बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो व्यक्ति को सिर्फ कोर्स इम्पार्टिंग एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास भी कर रहे हैं. और इसके लिए हम लोगों ने अभी 3 अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया है अपने शताब्दी वर्ष में, जिसमें पहला फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो एकदम अलग विधा है और शायद हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में, रेगुलर यूनिवर्सिटी में स्थापित होने वाला पहला और अकेला फैकल्टी है. दूसरा, जेनेरिक साइंस से आगे बढ़कर अप्लाइड साइंस और मॉडर्न साइंस की तरफ हमारा इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े और हमारा रिसर्च आउटपुट भी आगे बढ़े और वो समाज को उसका लाभ दे सके. इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस नाम का एक संस्था हमने शुरू किया है. हम लोग अलग अलग स्रोतों से फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके लैब इस्टेब्लिश हो सके, और उसमें शुरुआत हम उसके पीएचडी प्रोग्राम से कर रहे हैं. इसी तरह से एक सेंटर फॉर नैनो साइंस हमने इस्टेब्लिश किया है अभी, और उसके भी लैब के लिए वी आर ट्राइंग टू मास्टर सर्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. इसी तरह से
टीचिंग और एजुकेशन, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि उसका अप्लाइड बिहेवियर आए, वो व्यक्ति में रोजगार की स्थिति भी पैदा करे और स्वरोजगार की स्थिति भी पैदा कर सके। इसके लिए हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो नया पीजी हमारा ऑर्डिनेंस है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे यहाँ आप एमए हिंदी और एमए संस्कृत और एमए अरेबिक भी करेंगे तो आपको 6 हफ्ते का इंटर्नशिप करना होगा। गर्मी की छुट्टी में घर नहीं जाना है, गर्मी की छुट्टी में कहीं इंटर्नशिप करना है ऐसी जगह जहां अप्लाइड हो। सो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के अंदर ये व्यवस्था हिंदुस्तान के एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में थी। कन्वेंशनल और रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर भी हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। तो हमारा हिंदी एमए का भी बच्चा जाएगा तो वो किसी पब्लिकेशन हाउस में, किसी लाइब्रेरी के अंदर उसको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। न सिर्फ इंटर्नशिप करना पड़ेगा बल्कि उसको लास्ट सेमेस्टर में अपना डेजर्टेशन भी करना होगा। सो इस तरह से research orientation plus applied behavior of the education both are to be simultaneously addressed। इसका इंतजाम लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले ही कर दिया है। और different aspect of the human personality should be attended with। इसके लिए अलग अलग तरह के credited value added course और non credited value added course दोनों का इंतजाम हम लोगों ने अपने इसमें किया है। जिस मल्टीडिसिप्लिनरी और ग्रेटर ऑप्शन की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, हम लोगों ने बास्केट अप्रोच अडॉप्ट करते हुए फ्रीज्ड इलेक्टिव का भी ऑप्शन है और ऑप्शनल इलेक्टिव लाइक ओपन इलेक्टिव का भी ऑप्शन है, सो दैट द ग्रेटर वैरायटी। सो एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में शायद सिर्फ स्पेशलाइजेशन के केस में बच्चे को 20 ऑप्शन में से कोई 4 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। सो दैट ग्रेटर ऑप्शन इज अवेलेबल बिफोर द स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर, सो दैट वो अलग अलग वो कुछ अपने विभाग से ले, कुछ दूसरे विभाग से ले और कुछ दूसरे संकाय से ले। ऐसी व्यवस्था लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी कर रखी है। इसी तरह से एग्जिट क्लॉज हमारा जो नया कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने अभी शुरू किया है अपने एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करा के, उसके अंदर एग्जिट क्लॉज का भी प्रोविजन कर दिया है, जिससे कि अगर 1 साल का कोई पढ़ाई करता है तो वो कुछ लेके जा रहा है, 2 साल की पढ़ाई करता है तो कुछ लेके जा रहा है, किसी केस में उसका साल वेस्ट ना हो। मुझे एक बड़ा दुखद अनुभव अभी कुछ समय पहले यहाँ हुआ, जब एक ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का बच्चा मेरे पास आया और वो रस्टिकेट हो चुका था ऑन अकाउंट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस। वो उसके पेरेंट्स थे और मैं चाहता था मैं उसकी मदद करूं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसीजरल इश्यूज आई कुड नॉट हेल्प द स्टूडेंट। इस तरह की परिस्थिति ना आए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको बहुत सूटेबली एड्रेस करती है। और हमने यूजी में अभी इस तरह का चेंजेस नहीं किया हुआ है जो हम इस एकेडमिक सेशन में करने जा रहे हैं, सो दैट अगले एकेडमिक सेशन तक वो आ जाए और इस तरह की दुखद स्थिति से बच्चों को कई बार दो चार होना पड़ता है, ऐसी स्थिति ना आए। आत्मनिर्भर भारत के पैटर्न पे आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय भी बने, इसके लिए सबसे बड़ा प्रयोग हमारा रहा वो हम लोगों ने अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। अभी जहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, शायद इसमें भी हम जूम ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत बार क्लास के लिए भी ऑप्ट करते हैं। एक आईटी टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो रहा है। हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कंप्लीटली एक क्लासरूम एनवायरनमेंट है, जिसमें टाइम टेबल जब इम्पार्ट कर दिया गया, उसमें प्लेस कर दिया गया, तो 10 से 11 अगर किसी की क्लास है तो 10 बजे वही टीचर उस क्लास में जाएगा और जितने बच्चे 112 बच्चे हों चाहे 87 बच्चे, वो बच्चों का ऑटोमेटिक उसमें एंट्री पॉसिबल हो पाएगी। कोई 87 है तो 88वां नहीं आ सकता है, और अगर 87 की जगह 57 आए तो क्लास के अंत में एक समरी शीट मिलेगी जिसमें टीचर ने कितनी देर क्लास ली, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कितने बच्चे प्रेजेंट थे। टीचर असाइनमेंट दे सकता है, उस असाइनमेंट को वो रिसीव कर सकता है, टेस्ट ले सकता है, और किसी भी समय विभागाध्यक्ष क्लास में वर्चुअली एंटर करके देख सकता है कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। ये एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, और इसका हम अपना कॉपीराइट भी करा चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमने अप्लाई कर दिया है, और उसका ट्रेडमार्क इसलिए कि अगले साल तक, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय एक फाइनेंशियली डिप्राइव्ड इंस्टीट्यूशन है, तो अलग अलग स्रोतों से भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसके लिए इस 1 साल के अंदर, इस एकेडमिक सेशन के अंदर हम इसको मैच्योर करेंगे, बिकॉज शुरुआत नया सॉफ्टवेयर है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता होगी। इसको मैच्योर करके अगले साल तक हम इसको बाजार में ले आएंगे, सो दैट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो गूगल का प्रोडक्ट और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट और बहुत सारे दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से और कई नए सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाए हैं। एक हमारा एग्जामिनेशन को लेके ईज पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया है, इजी एक्सेस टू द सर्विसेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें हम
11 सर्विसेज शुरुआत में हमने, और वो भी स्टूडेंट चार्टर के माध्यम से डे वाइज उसमें बना हुआ है कि अगर ये सर्विस है तो इसमें 7 दिन लगने हैं, ये सर्विस है तो 5 दिन लगने हैं, जिसको हम फॉलो अप फीडबैक भी लेते हैं। और इसी तरह से हमने एक सिम्स मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, स्टूडेंट इंटरैक्टिव मैसेजिंग सर्विसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, सो दैट जब हम जिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के साथ जिस तरह का भी संवाद करना चाहें वो हम कर सकें। और ये सारी व्यवस्था हमारी इन हाउस व्यवस्था है। ये आत्मनिर्भर बनने के लिए एक imperative, it was an imperative for the institutions to think beyond the conventional wisdom. So we try to move beyond the conventional wisdom and we try to bring in something new which may take our institution to a greater height, but also that we can comply to the very spirit of the new national education policy, so that the institution should become self-reliant and develop and not just grow. So इन्हीं बातों के साथ आप दोनों, स्पेशली हमारे डिप्टी सीएम साहब, उनको बहुत बहुत आभार है अपना समय देने के लिए। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, मैं तीसरी बार उनको सुन रहा हूँ और उनको जब भी सुनिए तो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू टू हैव स्पेंड योर टाइम टू द इंस्टीट्यूशन, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स for being part of this. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable opinion and remarks. And you have highlighted what new changes we already had implemented in University of Lucknow under your leadership. You have introduced integrated PhD program, interdisciplinary approach, multidisciplinary approach, and you have talked about research orientation approach, which is considered under this CBCS stream. Then you talked about LMS. Really, these changes will pave the path for new education policy to implement in a better way in University of Lucknow. Thank you very much, sir. Now we are heading towards the closer of this webinar. Now it is the time for vote of thanks. So now I would like to invite Dr. Sanjeev Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, University of Lucknow, to give vote of thanks. Sanjeev. Unmute करिए. You unmute yourself. You are mute. Sanjeev, unmute करिए आप. Thank you, Geta sir, for inviting me. Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Professor Dinesh Sharma ji, Honorable Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Noida, Professor Bhagwati Prakash Sharma ji, our beloved Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai ji, distinguished guest, participant, and my dear student, a very warm good afternoon to all of you in this online webinar, New Education Policy 2020 and Atmanirbhar Bharat. I would like to start my talk about and integrative mind is the most powerful weapon on the earth, above the earth, and under the earth. And this is got through only the education. Education through the new education policy in India will be the most profitable investment for the near future, and it will be help to make Atmanirbhar Bharat. In this reference of new education policy, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said that a new education policy will play a key role in creating a Atmanirbhar Bharat and open up the education sector for facilitating greater global exposure for the Indian student. On the behalf of Department of Economics, University of Lucknow, I deem it a great honor and privilege to deliver the vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest, Honorable Professor Dinesh Sharma ji, Deputy Chief Minister, Government of Uttar Pradesh, for taking time off from his hectic schedule to be with us today and gracing today's webinar and also deliver the keynote address. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. I am sure that all the participants have taken note of your suggestion and will be discussing within their organization the action to be initiated at their level. I would like to thank our distinguished speaker, Honorable Professor Bhagwati Prakash Sharma ji, Vice Chancellor of Gautam Buddha Nagar University, Noida, for accepting to be a special guest in the webinar and deliver a wonderful special address on this vibrant subject
New Education Policy 2020, and Atmanirbhar Bharat, and also making this webinar interesting and meaningful. I take this opportunity to extend my heartiest thanks to and gratitude to our Honorable Vice Chancellor Professor Alok Kumar Rai for delivering the presidential address as the head of our university family. I see him nurturing and caring for the growth and the success of the university like one does for his own child. His sense of selfless dedication of the university as well is put on record with humility. I once again thank him for all he has done and is going to for society during this pandemic. A lot of thanks to the Professor Manoj Agrawal, Head Department of Economics, as well as moderator of the seminar, for his constant support and guidance for making the webinar a success. I am also thankful to all participants, guests, and online viewer who took out the time from their busy schedule to grace the occasion. I would like also thank to the faculty member and student of university for making their August online presence in this webinar. Last but not least, I would like to thank to the convener of this webinar, Dr. A.K. Kaithal, for the success of this webinar. I am also thankful to the Dr. Vineet Kumar for the technical assistance. I once again thank you to all. Over to Kaithal, sir. Thank you very much to all the guests for their participation and their speeches. Thank you very much, sir. Manoj Agrawal, sir. I would like to invite Manoj Agrawal, sir, if you want to say some words. I'm grateful to each and everyone, particularly Professor Dinesh Sharma ji, Professor Bhagwati Prakash Sharma ji, and our Vice Chancellor, Professor Rai sir, for making, convergence of the ideas. It is very essential, and Uttar Pradesh is not going to lag behind as it used to be earlier. With these words and with these hopes, and I seek the permission from the chair to close this webinar. PC sir से उन्होंने लिया परमिशन. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. रुक जाइए. Close कर दीजिए. हाँ. Yes. Thank you very much for your participation. Thank you each and everyone. Thank you very much. Okay.